राहु के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। राहु का फलित ज्योतिष में किस प्रकार से किया जाता है, वो उस चीज को भी समझना है और साथ में ये भी समझना है कि आखिर राहु है क्या। राहु ऐसा ग्रह है जो शनि का एजेंट माना जाता है। यानी कि हमेशा याद रखें, शनि ग्रह के दो एजेंट होते हैं, एक राहु और एक केतु। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसका काम है मनुष्य के जीवन में बिना मतलब की समस्या पैदा कर देना, बनते काम को बिगाड़ देना, चलती गाड़ी को रोक देना। जहां से उम्मीद हो उस उम्मीद को पूरा ना होने देना, और जब उम्मीद छोड़ दे तो सारा काम बनवा दे। राहु का काम करने का तरीका बहुत ही अनसर्टेन है। इसको तो ज्योतिषाचार्य भी, ये ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी को भी फेल करते हुए देर नहीं लगाता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा ज्योतिषाचार्य राहु को समझ नहीं पाता है। राहु जहां पर इंसान को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है जिसके बारे में इंसान ने स्वयं भी कभी सपने में भी ना सोचा हो, इतनी बड़ी ताकत राहु के पास रहती है। वहीं पर इंसान को मिट्टी में मिला देने की ताकत भी राहु के पास रहती है। राहु एक प्रकार से वो लावा है। जैसे जमीन के नीचे पहाड़ों में आपने सुना होगा लावा होता है, जो ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा निकल निकल करके बाहर आता है, और वो कई कई दिनों तक जो है लावा निकलता ही रहता है, और वो इतना गर्म होता है कि वो किसी को भी भस्म करने में सक्षम होता है। ये वही राहु का जो लावा है, मनुष्य के अंदर ईर्ष्या और क्रोध के रूप में हमारे अंदर समाया हुआ होता है, जलन से भरपूर होता है। साथ में इसमें स्वार्थ पूर्ति की भावनाएं बहुत प्रबल होती हैं। जिस भी इंसान का राहु उस पर असर करता है, वो केवल और केवल अपने बारे में ही सोचता है। यानी कि अपने फायदे के अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई देता। दुनिया जाए भाड़ में, मतलब उस टाइप की मेंटेलिटी उसके अंदर आ जाती है। वो अपने ही स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने ही हित पूर्ति के लिए केवल मात्र लगा रहता है। इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं सोचता। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको कोई भी राशि नहीं दी गई है, ना ही हाथ में स्थान दिया गया है। बाकी 9 के 9 ग्रहों को हाथ में भी स्थान दे दिया, राशि भी मिल गई, पर राहु एक ऐसा ग्रह है इसको कोई राशि नहीं दी गई। फिर भी लाल किताब ने इसको कुंडली का 12वां भाव दे दिया। ये मान लिया कि 12वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती, उन सभी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं राहु जिम्मेवार है। जैसे कि खर्चा करवाना, 12वें भाव से हम खर्चा देखते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप देखते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं, पागल खाना देखते हैं, जेल देखते हैं, विदेश यात्रा देखते हैं। ये सब चीजें 12वें से देखी जाती है। इनके पीछे कहीं ना कहीं राहु ही जिम्मेवार है। दूसरी बात, राहु का हम आखिर कुंडली में क्या देखें। राहु को ऐसे देखना है, या तो राहु नेक स्वभाव मिलेगा या राहु मंदा मिलेगा। या तो राहु का स्वभाव अच्छा है या राहु मंदा असर देगा। अगर राहु बहुत अच्छा है किसी व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति में नकल करने की बड़ी जबरदस्त क्षमता होगी।
अब नकल करना एक बहुत अच्छी कला है। अब यहाँ पर नकल से मतलब वो एग्जाम वाली नकल नहीं, यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है लाल किताब ने कि वो दूसरों को देखकर, दूसरों की लाइफ के एक्सपीरियंस को समझ करके अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकता है। यानी ये लोग इतने समझदार होते हैं, जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु अच्छा होगा वो व्यक्ति इतना समझदार होता है कि केवल आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई, इस बात से बहुत बड़ा सबक ले लेगा और उस सबक को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देगा और खुद गलती नहीं खाएगा। ये उसके साथ खास चीज होती है। नकल करने की अकल राहु के पास होती है, बहरूपिया बनने की अकल राहु के पास होती है। बहरूपिया का तात्पर्य होता है अपने रूप को बदल लेना, अपने रंग रूप को बदल लेना, अपनी बात में फंसता दिखे तो अपनी बात से भी मुकर जाना। ये राहु का एक स्वभाव होता है, राहु की एक आदत होती है। जिन लोगों के ऊपर राहु का नेगेटिव प्रभाव होता है वो गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि पूछो मत, कि उसके परिवार के लोग ही परेशान हो जाते हैं। जब भी कोई चीज अनवांटेड रूप से की जाए तो वो राहु का ही असर माना जाए। जैसे उस स्थान पर झूठ बोलना, जिस स्थान पर आवश्यकता भी नहीं है उस स्थान पर भी झूठ बोलना, ये राहु की खराबी की निशानी है। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं आप लोगों को कि एक आदमी अपने ससुराल जा रहा था। अब ससुराल जब जाने लगा तो लेट लतीफ टाइप आदमी था। अच्छा, राहु जिनके ऊपर नेगेटिव होता है उनको टाइम की कभी कदर नहीं होती। ये हमेशा ध्यान रखना, जो टाइम दे देंगे उस टाइम से या तो बहुत पहले पहुंचेंगे या बहुत बाद में पहुंचेंगे, टाइम की परवाह नहीं करते। क्योंकि टाइम तो रिप्रेजेंट करता है सूरज को, और ये सूरज का दुश्मन होता है राहु। जिसके ऊपर नेगेटिव असर होता है वो टाइम की कभी भी, वक्त की परवाह नहीं करता और हमेशा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता रहता है। तो बंदा ससुराल जा रहा था, तो जैसे ही अपने गांव में पहुंचा, ससुराल में पहुंचा, तो उसने देखा यार 4-5 घंटे लेट हो गया। तो सभी लोग पूछेंगे भाई तू इतना लेट क्यों आया, तो आखिर क्या जवाब देगा। तो चलते चलते उसके दिमाग में आइडिया आ गया कि उसने कहा कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, जवाब दे दूंगा। वही प्रश्न ससुराल वालों ने पूछा कि भाई दामाद जी आप लेट क्यों हो गए इतना ज्यादा। तो कहता है भाई मैं तो टाइम पे पहुंच गया था, बिल्कुल टाइम पे पहुंच गया था। पर समस्या ये थी कि एक बंदर तुम्हारे गांव में 50 फीट लंबी पूंछ का था, और मैं इधर से निकलूं तो पूंछ वो उधर को घुमा दे, और मैं उधर से निकलूं तो उधर को घुमा दे, और जाने ना निकले। तो सारे बोले जी दामाद जी वो बात तो ठीक है, बंदर मिल गया, पर ये 50 फुट का बंदर तो हमारे गांव के दूर दूर तक हमने तो कभी सुना भी नहीं। तो कहता नहीं नहीं नहीं, 5 फुट का था। तो उसकी साली थी, वो बोलने लगी कि जीजा जी कुछ जो ज्यादा बड़ा झूठ नहीं बोल रहे आप। बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो बात नहीं मानने की। जब उसने देखा ये तो सारे ही मना कर गए, कोई भी नहीं मान रहा, उसने कहा चलो भाई ऐसा है 50 फुट नहीं होगा तो 40 फुट तो होगा ही होगा। सारे उस बात पे भी अग्री नहीं करे। वो 30 पे आ गया, 20 पे आ गया, 10 फुट पे आ गया, और लास्ट में 5 फुट पे आ गया। मैंने कहा चलो 5 फुट तो मान लो। बोले जी 5 फुट की पूंछ भी नहीं होती। अब उसको गुस्सा आ गया, कहता भाई तुम्हारे चक्कर में मैं बिना पूंछ का बंदर थोड़ी बना दूंगा। अब मानना है तो मान लो, नहीं मानना तो ना। तो राहु वाले कहते हैं जो हम झूठ बोल रहे हैं ना उसको मान लो, नहीं मानोगे तो उनको गुस्सा आ जाता। अब आपको ये चीज समझनी होगी, अचानक से आया हुआ गुस्सा, गुस्से में भड़क जाना, जब आप झूठ बोलो और सामने वाला उस झूठ को स्वीकार ना करे, उससे पैदा होने वाला गुस्सा
या उससे पैदा होने वाला जो टेंशन, वो दूसरे पर दबाव बनाने का प्रयास करता है कि देख, मेरी बात मान ले। इसके चक्कर में वो चीखता है, चिल्लाता है और पागलपन वाली हरकतें भी करता है। जब भी राहु को समझना हो, ऐसे समझना कि ये जो हमारे दिमाग की जो नसें हैं, ये दिमाग की नसों में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे गुस्सा पैदा होता था, गुस्सा, क्रोध पैदा होता है। ये राहु का ही दुष्प्रभाव है। हाथ में राहु के चिन्ह होते हैं, जो जालीदार निशान होता है, जाली टाइप का बना होता है, हाथ में कहीं पर भी जाली बनी हुई होगी तो वो राहु का निशान होगा। तो जैसे अगर ये शुक्र के ऊपर जालीदार जाली बनी होगी तो ये शुक्र को खराब कर देगा। राहु की एक आदत है, जिस ग्रह के साथ हो जाता है उस ग्रह को खराब करने की ताकत इसके पास होती है। सूरज के साथ जब राहु होगा तो सूरज ग्रहण बना देगा, यानी उसको खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। चंद्रमा के साथ जब राहु होगा तो चंद्रमा को मुद्दा कर देगा। शुक्र के साथ राहु होगा तो शुक्र को बिल्कुल खराब कर देगा। गुरु के साथ राहु होगा तो गुरु को चुप कर देगा। राहु बुध के साथ होगा तो बुध को खराब कर देगा। राहु शनि के साथ होगा तो शनि को शांत कर देगा, चुप करा देगा। कहने का मतलब ये, किसी भी ग्रह के साथ चला जाए, उस ग्रह की ताकत को या तो बिल्कुल खत्म कर देता है या उसको मध्यम कर देता है, यानी कि मीडियम स्तर की कर देता है, उसको स्लो कर देता है। या इसको ऐसे समझो, राहु जिस ग्रह के साथ बैठेगा इसमें वो बाली वाली शक्ति है कि बाली से जो भी लड़ने आएगा उसकी आधी शक्ति छीन करके वो अपने अंदर डाल देता है, कि ताकत उसकी ट्रांसफर हो जाती है। इसी प्रकार से राहु ग्रह जब भी किसी अन्य ग्रह के साथ बैठेगा तो उसकी ग्रह की ताकत को छीन लेता है और अपने अनुसार उस ग्रह को चलाता रहता है। तो ये फलित में ये सूत्र बड़ा काम आएगा आप लोगों को। और राहु जितना बली होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतना व्यक्ति मैनिपुलेशन करने वाला होगा, प्लानिंग बनाने वाला होगा, स्ट्रेटजी बनाने वाला होगा, पॉलिटिक्स को समझने वाला होगा, धोखे की समझ बहुत अच्छी होगी, इंसानों को सूंघ करके, सूंघने से मतलब है यहाँ पर मात्र देख करके, थोड़ा सा टेस्ट करके ही समझ जाने वाला कि इसके मन में क्या चल रहा है। यानी कि व्यक्ति के नेचर को सूंघ करके समझ जाने वाला ही व्यक्ति होता है राहु। राहु इंसान को बड़ा कलाकार बनाता है, राहु इंसान को बड़ा नेता बनाता है, राहु इंसान को बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी वाला व्यक्ति बनाता है। राहु जिसके साथ भी हो जाए उसी को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, ये जितने भी फ्लैक्चुएशंस वाले काम है, इनमें तकदीर बनाने वाला और इन्हीं चीजों के माध्यम से तकदीर को बिगाड़ने वाले का नाम भी राहु ही होता है। राहु उन गरीबों का रहनुमा कहलाता है जो खाना बदोश लाइफ जीते। अब आप कहेंगे कि यहाँ कंफ्यूजन हो गया गुरुजी, शनि को भी गरीबों का मसीहा कहा गया है, शनि ग्रह को भी गरीबों का कारक कहा गया है, अब ये राहु को भी कह दिया साहब ये तो गरीबों का मसीहा। तो यहाँ पर मैं डिफाइन करना चाहता हूं कौन से गरीब की बात हो रही है। जो लोग खाना बदोश जीवन जीते, यानी जिनका अपना पक्का घर नहीं होता, परमानेंट ठिकाना नहीं होता, वो जातियां जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती हैं, वो सभी राहु के अधीन है। या जो भी बार बार लोग अपनी जगह बदलते रहते हैं, रहने का ठिकाना बदलते रहते हैं, वो राहु के अंडर में आते हैं। या वो लोग जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, कूड़ा बीनने का काम करते हैं, कूड़ा करकट उठाते रहते हैं, जो सुबह सुबह आपने देखा होगा कि कूड़ा उठाने वाले लोग, कूड़ा उठाने वाला वो स्वीपर वाला नहीं कूड़ा, वो जो प्लास्टिक उठाने वाले, लोहा उठाने वाले, कीले उठाने वाले, उस तरह के कूड़ा बीनने की बात हो रही है। ये आपके घरों का कचरा नहीं साफ कर रहे, या घरों का कचरा नहीं उठा रहे, ये वो सड़क पे पड़ी हुई चीजें उठा रहे हैं जो हमने
कम कीमत की या बिना कीमत की चीज को समझ करके हमने फेंक दिया है। जैसे कैंपा कोला के ऊपर की जो पहले ढक्कन आते थे, वो ढक्कन उठा लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, लोहे में, मेटल्स में उनको इकट्ठा कर लेंगे। ये सभी राहु के अधीन होते हैं। और कौन लोग? सूखा नशा करने वाले लोग। जो नशा है कई प्रकार का होता है। शराब का नशा शनि का नशा है, यानी कि शनि की खराबी का नशा शराब का नशा है। सूखा नशा में जो ये ड्रग्स आते हैं, ये हीरोइन हो गई, चर्स हो गई, इस तरह के जो नशे हैं, या कोई सूंघ करके चीजें आती हैं, वो उस तरह के नशे राहु के अंडर में आते हैं। तो ये जो नशे वाली चीजें होती हैं, ये भी राहु के अंडर में ही आती हैं। दूसरी बात, जिन लोगों का राहु बुरी तरह खराब होता है, वो इस तरह के एडिक्शन में फंस जाते हैं। इवन तंबाकू भी राहु का ही कारक है। तंबाकू का सेवन एक प्रकार से, जब हम मुंह में तंबाकू रखते हैं, तो ऐसा समझना चाहिए कि हमने राहु को ही अपने मुंह में रखा हुआ है। तो ये नशे की बात होगी तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि कौन से नशे की हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरी ये है कि इनमें पागलपन के से लक्षण दिखाई देते हैं कई बार। जब भी राहु मद्दा हो या राहु खराब असर देगा, तो उनको वहम की समस्या बहुत हो जाती है। उनको, किसी को लगता है मेरे पीछे भूत पड़ गया है, किसी को लगता है प्रेत मेरे पीछे लगा हुआ है, या कुछ लोगों को ऐसा वहम होता है कि उनके उनके ऊपर कोई टोना टोटका करवा रहा है, कोई कुछ ना कुछ गलत क्रियाएं करवा रहा है, कोई शमशान घाट वाली क्रियाएं करवा रहा है। ये सब चीजें उनके दिमाग में चलती रहती है, जो वहम होता है। व्यक्ति को कंफ्यूज करके रखना, व्यक्ति को अनडिसाइसिव बना करके रखना, ये राहु की आदत है। ओवर थिंकिंग, अनवांटेड थिंकिंग, ये राहु की आदत है। इल्यूजन में डाल के रखना, राहु की आदत है। अनवांटेड फियर्स पैदा कर देना, राहु की आदत है। ये बिल्कुल, मैं इसको हमेशा इस तरीके से डिफाइन करता हूं कि राहु किस प्रकार से डराता है। जैसे कि एक नौजवान व्यक्ति घर से बाहर निकले बाजार जाने के लिए, और उसको रास्ते में राहु मिल जाए, तो राहु कैसे मजे लेगा उसके? जब वो व्यक्ति चल रहा होगा, तो राहु एक पेड़ पर बैठ जाएगा और एक कंकर उठाएगा और उसके मार देगा और पेड़ के पीछे छुप जाएगा। अब व्यक्ति चल रहा है, वो रुकेगा, कंकड़ लगी है, तो वो क्या देखेगा? यार कोई है तो नहीं। वो दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, आगे देखेगा, पीछे देखेगा, और वो कहेगा यार कुछ भी नहीं है, तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब वो डिसीजन लेगा आगे बढ़ जाना चाहिए। अब वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, थोड़ी देर के बाद आगे चल के फिर वो कंकर मार देगा। थोड़ी सी इस बार बड़ी कंकर होगी। अब वो सोच में पड़ जाएगा, यार मार रहा है कोई तो है। फिर रुकेगा, फिर वो जांच पड़ताल करेगा, पूरी जांच पड़ताल करेगा, इस बार पहले से ज्यादा। पहली बार उसको लगा कि किसी पक्षी ने डाल दिया होगा, किसी ने ऐसे डाल दिया होगा। अब की बार लगा नहीं यार, ये तो पक्षी का मामला नहीं, कोई हो रही। 10-15 मिनट खराब करेगा, फिर जब फैसला करेगा नहीं नहीं कुछ नहीं है, तेरा बहम, फिर वो आगे बढ़ता है, थोड़ा और बड़ा पत्थर आ जाता है। अब फिर चोट लगती है, आपकी बार तो चोट भी लगी है। अब वो रुक जाता है। उसको अब पक्का विश्वास हो गया कि कोई तो है जो तेरे पीछे पड़ गया बुरी तरीके से। फिर वो रुकता है, फिर आगे चलने लगता है, फिर वो छोटी सी कंकर फिर मार देता है। अब की बार बड़ी नहीं मारेगा, अब की बार छोटी मारेगा। अरे यार, ये क्या चल रहा है? ऐसे चलते चलते रास्ते रास्ते में चलेगा, और वो लास्ट में क्या डिसीजन लेगा? उसको लगेगा ये कुछ है या नहीं है, तेरे पीछे कोई भूत पड़ गया है। ये पक्का भूत प्रेत का मामला है। ये कोई पक्षी पुक्षी और आदमी का मामला नहीं है। यहाँ तो पक्का भूत है। अब जैसे ही किसी को पता चले तेरे पीछे भूत लगा हुआ, उसकी क्या हालत होगी?
वो दुम दुबा के भागता है। वो इतनी तेज भागता है, इतनी तेज भागता है कि जो जिंदगी में वो कभी तेज नहीं भागता, वो इतनी तेज भागेगा कि, तो तेज भागेगा तो क्या होगा, और कैसे भागेगा, वो पीछे देखता हुआ भागता है हमेशा। आगे देख के नहीं भागेगा, पीछे देखता भागेगा। दिमाग कहीं होगा, टांग कहीं होगी, और नजर पीछे की तरफ होगी। तो क्या होगा, वो गिरेगा। और जैसे ही गिरेगा, उसका जो शक है विश्वास में तब्दील हो जाएगा कि ये पक्का भूत प्रेत की घटना है। कि अब वो पत्थर नहीं मार रहा, अब वो तेरे को उठा उठा के पटक रहा है, क्योंकि तू भाग रहा है इसलिए पटक रहा है। और अब ये निश्चित रूप से तुझे नहीं छोड़ेगा। अब तो तू गया। वो फिर उठेगा, फिर तेजी से भागेगा, और फिर गिरे। तो जितनी तेजी से वो भागने की कोशिश करेगा, जितना जल्दी करेगा, उतना ही उसके गिरने के चांस बढ़ेंगे। 2-3 बार गिरेगा, या तो बेहोश हो जाएगा, या शोर मचाएगा। और फिर सब दूसरे जो देखने वाले क्या देखेंगे, अरे यार पता नहीं क्या पागल हो गया है, पता नहीं क्या चिल्ला रहा है कोई कुछ। और जब वो अपने घर पहुंचेगा, तो सांस फूला हुआ होगा, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे होंगे। हर आदमी उसको बोलेगा, भाई क्या हुआ, पर वो बताएगा नहीं कि क्या हुआ। और उसकी आंखें ऐसी होंगी जैसे आंखें चढ़ गई हों, जैसे बीपी बढ़ गया हो, आंखें लाल हो जाएंगी। और या तो फिर बेहोश होगा, फिर जागेगा, फिर बेहोश होगा। लोगों को लगेगा ऊपरी पराई आ गई। राहु के इंसिडेंट कैसे होते हैं हमेशा ध्यान रखना। और लोग उठा के क्या करेंगे, सुनील वशिष्ठ के पास लेके नहीं आएंगे, किसी तांत्रिक के पास ले जाएंगे। और वो जाते ही सुनिश्चित कर देगा कि पक्का भूत का मामला है, कोई चुड़ैल है, कोई भूत है, इस तरह की बातों में लगा देगा। और वो उसी चक्रव्यूह में फंस जाएगा। ये तो थी गांव देहात की बात। पर बड़े जो शहरों में भी, उनको किसी ना किसी प्रकार के वहम की कंप्लेंट ये पैदा कर देगा। और उसकी हरकतें पागलपन वाली जैसी हो जाएंगी अपने घर परिवार में भी। इस तरीके से राहु काम करता है। अब हमें कैसे देखना है राहु को समझने के लिए, कि राहु अच्छा है कि नहीं। दो तरीके। एक तो आपने ये देखना है, याद रखना है, मंगल ग्रह है और शनि ग्रह, ये दो ग्रहों को याद रखना है। राहु के मामले में ये हमेशा जिंदाबाद है। मंगल ग्रह है और शनि ग्रह। अगर कुंडली में ये दोनों ग्रह अच्छे हैं, शनि भी पावरफुल है, मंगल भी पावरफुल। अब राहु जी महाराज कहीं भी बैठे हो, आपको अच्छा परिणाम ही देंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है, अगर अच्छे हालात में है तो राहु कहीं पर भी बैठे हो, आपको अच्छा परिणाम ही देंगे। मंगल के मामले में, सॉरी, राहु के मामले में मंगल नेक राहु की शरारतों को बंद कर देता है। अब राहु की कौन सी शरारतें थी, अभी बताया, वो लड़का जा रहा था, कंकड़ मारी थी, बार बार वहम की समस्या, किसी भी प्रकार का मानसिक रोग, ये राहु का वहम होता है। और इस राहु को, वहम को रोकने की ताकत किसके पास है, मंगल नेक के पास। ये सूत्र याद कर लेना, कहीं पर नहीं मिलेंगे। और अप्लाई कर देना, बिल्कुल लगेगा। ये का ये फार्मूला लगेगा। अगर हम राहु की शरारतें, राहु की शरारत क्या होती है, कंफ्यूजन हो रहा है, भूत प्रेत के सपने दिखाई दे रहे हैं, रात को डरावने सपने दिखाई दे रहे हैं, ये फील हो रहा है कि मेरे ऊपर कोई टोना टोटका हो गया है, किसी ने कुछ करवा दिया है, या मेरा फलाना रिश्तेदार मुझसे चिढ़ता है, फलाना रिश्तेदार मुझसे बदला लेना चाहता है, या फलानी आत्मा मेरे पीछे पड़ गई है, ये सब राहु की शरारतें होती हैं। या पड़ोस में ये हो रहा है, पड़ोस में ये हो रहा है, ये सब अनवांटेड फ्रेगमेंटेशन ऑफ इमेजिनेशन, ये सब राहु की शरारतें। बिना मतलब का गुस्सा खा जाना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा खा जाना, किसी को भी जाकर के अपने घर परिवार के सदस्य को बोल देना, मुझे पता तेरे मन में क्या चल रहा है। वो कहेगा, अच्छा मुझे तो पता नहीं क्या चल रहा, तू ही बता दे। और वो बताएगा जो उसके मन में चल रहा हो। वो कहेगा तेरे मन में ये चल रहा है। ये राहु की शरारत है। अब इससे क्या होगा, झगड़ा होगा, झगड़ा होगा। अब मैं आप में से किसी स्टूडेंट को कहूं कि आप मेरे को गाली दे रहे हैं,
तो सामने वाला इरिटेट होगा, अरे यार मैं काहे को गाली दूंगा, ये तो लॉजिक ही नहीं बनता है। तो क्या होगा, वो इरिटेट होगा, इरिटेशन बढ़ते बढ़ते क्या होगा, अग्रेशन में कन्वर्ट होगा, वो लड़ाई झगड़े में, विवाद में मामले को घुमा देगा। तो कुंडली में मंगल नेक है तो ऐसी राहु की शरारतें नहीं होंगी। तो फिर क्या करेगा राहु, अगर मंगल नेक आ गया तो? अगर मंगल नेक है, राहु शरारत तो नहीं करेगा, पर अनसर्टेनिटी लाइफ में पैदा कर देगा। अनसर्टेनिटी का मतलब है, यार ये बॉस मुझे कंपनी से निकालेगा। अब बॉस ने कहा कुछ भी नहीं है, पर बॉस ने जरा सा डांट दिया, पक्का विश्वास हो गया ये मुझे नहीं बख्शेगा, ये भाई मुझे निकाल के छोड़ेगा इस कंपनी में। तो बोला क्या करो, रात को प्लानिंग बनाओ, अगले दिन रिज्यूम डाल दो, कहीं 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 डालना शुरू करो, 10 जगह घूम गए हो कि अरे यार भगाओ, नौकरी 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 नौकरी। अब कहीं ना कहीं इतना प्रयास करेगा, एक आधी जॉब मिल जाती है, तो उस जगह से छुड़वाएगा, दूसरी जगह पहुंचा देगा। वहां कुछ पंगा हो जाएगा, वहां से छुड़वाएगा, दूसरी जगह पहुंचा देगा। इस स्थिति में ध्यान ये रखना, पैसे का लॉस नहीं देता है। अगर मंगल नेक हो, पैसे का लॉस नहीं देगा, दिमागी राहु की जो लहरें होती हैं उन पर कंट्रोल करके रखेगा। पर नौकरी में अनसर्टेनिटी, लाइफ में अनसर्टेनिटी, घर परिवार में अनसर्टेनिटी पैदा कर ही देता है। ये तो केस एक हुआ कि मंगल नेक है। अगर शनि भी साथ दे दे तो बिल्कुल शनि इस प्रकार का हो जाएगा जैसे इच्छाधारी नाग जिसके पास मणि है। ऐसा, आप इसे ये भी कह सकते हो मणिधारी नाग। मणिधारी नाग उसे कहते हैं, वो सांप जिसके पास मणि है और मणि के द्वारा कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। यानी कि आपका शनि जब साथ दे देगा ऐसे में, तो वो जो चाहेगा जीवन में वो कर सकता है, जो चाहेगा वो जीवन में कर सकता है। अब आपने बड़ा सुना होगा कि धन तो वही कमाए जिसका राहु अच्छा हो, और अभी मैंने समझाया, राहु उसी का अच्छा जिसका मंगल और शनि अच्छा। अब यही तो बताया, मंगल भी अच्छा और शनि भी अच्छा। मंगल क्या है, मंगल आपकी बोल्डनेस है, और शनि क्या है, शनि आपकी दिमागी चालाकियां हैं, जो पैसा कमाने की चालाकियां, विद पेशेंस, धैर्य पूर्वक, धैर्य पूर्वक चालाकियां दिखाते हुए, समझदारियां दिखाते हुए, और साथ में रिस्क लेते हुए, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मंगल से आती है। साथ में रिस्क लेते हुए बोल्डनेस के साथ जब ऐसा आप पैसा कमाते हो जबरदस्त तरीके से, जैसे कुछ हमारे हिंदुस्तान में कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं, कुछ सरकारी अधिकारी ऐसे होते हैं जो आर्म ट्विस्ट करके पैसा निकाल लेते हैं। वो पैसा मांगते नहीं, रिश्वत दे दे यार, 200 रुपये दे दे, 500, ना ना ना, वो ऐसी एक्टिंग करके दिखाते हैं। आप खुद कहते हो लाख ले ले मेरे बाबूजी, 2 लाख ले ले, 5 लाख ले ले, और वो ऐसे मुंह बना के बैठे रहते हैं। वो कहते हैं हम हमको तो बिकाऊ आदमी समझता है क्या? और वो जब मानते हैं, जब उनकी कीमत बोल देते हैं, मान लो उस अफसर ने 10 लाख रुपए घूस खा ली, आप 9 लाख रुपए भी चिल्लाते रहो कि 9 लाख रुपए ले लो बाबूजी, सर जी माफ कर दो, सर जी माफ कर दो, टस से मस नहीं होगा। वो एकदम ईमानदार बना रहेगा, बिल्कुल महात्मा गांधी का डुप्लीकेट रूप। और जैसे ही कहोगे जी आप खत्म करो, लो 10 लाख, वो कहेगा चल इस बार तो छोड़ रहा हूँ। अब बता तू कैश में दे रहा है, कैसे दे रहा है, कहाँ दे रहा है? वो कहता है ऐसे दे रहा हूँ। बोला चलो ठीक है, मामले को रफा दफा। और उसके ऊपर इतना बड़ा एहसान जता देगा कि जैसे उसने पता नहीं क्या से क्या कर दिया। इसे कहते हैं समझदारी विद बोल्डनेस। और नहीं कोई दूसरा आदमी कहता है यार चल फ्री में ही तो आ रहा, लाते जो भी दे रहा है दे दे यार, 1 लाख 2 लाख जो भी है दे दे। तो वो चीजें जिसमें आदमी पूरी बोल्डनेस दिखाता है, बिल्कुल हिलता नहीं है, बिल्कुल भी डगमगाता नहीं है, और ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही सॉलिड आदमी है, ये तो बहुत ही स्ट्रांग आदमी है, ये तो बिल्कुल नहीं झुकेगा, ये तो आज ही पूरे भ्रष्टाचार को खत्म करके रखेगा, वो आदमी। और जब एकदम से पलटी मारता है पैसा मिलते ही और उसका एकदम मित्र बन जाता है, तो वो चीज जो है देखने लायक होती है। ये 2 गुण हमेशा ध्यान रखना। एक कहावत है कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, जब 2 चीज साथ मिल जाए। आपके अंदर दिमाग होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट शर्त कि आपके अंदर बोल्डनेस होनी चाहिए। अगर ये 2 चीज आपके साथ नहीं है,
तो आप पैसा नहीं कमा सकते। आप समझदार हो, अपना पेट भर लोगे, अपने बच्चों का पेट भर लोगे। आप केवल बोल्ड हो तो मारे जाओगे। या तो आपका कोई दुश्मन आपको मार देगा, या जिसके खिलाफ आप खड़े हो वो आपको मार देगा। खाली बोल्डनेस से भी काम नहीं चलता, पर बोल्डनेस और चालाकी जब ये दोनों एक साथ आ जाती हैं तो आदमी किसी के काबू नहीं आता, और वो जो चाहे वो कर बैठ, जहां तक जाना चाहे वहां तक जा सकता। तो आज का ये सूत्र आपको समझ में आ गया कि मंगल और शनि, ये दो ग्रह ऐसे हैं, अगर जो बहुत अच्छे से कुंडली के अंदर वेल प्लेस्ड हैं तो समझ लो आपका राहु अच्छा है। और जिस व्यक्ति का राहु है वो अपने रास्ते बनाना जानता है, जिसको आप स्ट्रीट स्मार्ट आदमी बोलते हो ना, बस वो समझ लो वो नेक राहु वाला आदमी। नेक राहु बोला है मैंने, खराब राहु नहीं। खराब राहु वाला नशे में पड़ जाएगा, ईर्ष्या में जल जाएगा, और लड़ाई झगड़ा करके बैठ जाएगा, अपने जिंदगी को परेशानी में डाल देगा, दूसरे की जिंदगी को परेशानियों में डाल देगा। परंतु राहु नेक वाला अपने लिए, अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचने की काबिलियत रखता है, और ऐसे ऐसे आइडिया खोज के निकालेगा जो अभी तक भूतो ना भविष्यति, जो ना हुए हैं ना होंगे। उस तरह की जो थिंकिंग होती है, ये राहु की थिंकिंग होती है। ऊपर से जिन लोगों का भी राहु अच्छा है, राहु रिसर्च का बहुत अच्छा ग्रह है, राहु इंफॉर्मेशन जुटाने वाला ग्रह है, राहु खुफिया ग्रह है, राहु दूसरों के भेद को निकाल देने वाला, भेद को निकालने वाला ग्रह माना जाता है। तो यानी कि आप बड़े अच्छे जासूस हो सकते हैं, आप खुफिया विभाग के अंदर काम कर सकते हैं, आप जो ब्यूटी पार्लर का जो काम होता है ना, ये काम को भी बड़े अच्छे से कर सकते हैं ना। बंदा आए कैसा, बना बुनू करके पेंट करके उसको ऐसा बाहर निकाल दे कि बंदा सोच में पड़ जाए, है ना। ये राहु क्या है, रंग रूप ही बदल देता है। राहु का खुद का रंग नीला है, और हम नीला रंग उस चीज को देते हैं जिसका कोई रंग नहीं, उसको हम नीला रंग मानते हैं। कैसे? जैसे समुद्र के पानी का रंग कैसा है, आप कहेंगे जी नीला है। अब एक बाल्टी भर के निकालो, फिर देखो नीला है कि नहीं, फिर कहोगे नहीं जी ये तो नीला नहीं है बिल्कुल भी। बोला फिर आप उस बाल्टी को वापिस डाल दो, अब कैसा हो गया? बोले जी फिर नीला हो गया। पर नीला है कहाँ? नीला तो है ही नहीं। जब आप बाल्टी से पानी निकालते हो तो नीलापन गायब है, पर वो उसमें डाल देते हो तो नीला वो भी हो जाता है। आसमान का रंग नीला, हमें दिखाई देता ना आसमान का नीला रंग, समुद्र का पानी नीला। अब इनका कोई कलर नहीं है वास्तव में, पर इसको मान लिया कि नीला। ये नीलेपन की झलक मारते, नीले होने की एहसास दिलाते हैं, इसे इल्यूजन बोला जाता है। ये हमारे आंखों का मति भ्रम है, ये इल्यूजन है। ये क्यों रंग है? क्योंकि नीला रंग हर एक के ऊपर चढ़ जाता है। शनि का रंग काला है, तो काला स्याह है, करके देखो काले पे कुछ करके देखो, वो सब कुछ समेट लेगा, वो अपने जैसे ही काला कर देगा, है ना। किसी पे आप किसी तस्वीर पे काला रंग करके देखो, आप उसमें मिलाए जाओ करे जाओ उसमें, और आप आसमानी कलर अगर कर दोगे, नीला रंग जरूर कर दोगे, नीला कलर, आसमानी वाला नीला रंग बोल रहा हूं मैं, वो वाला ब्लू वाला नीला नहीं बोल रहा हूँ, आसमानी कलर, ये राहु का नीला रंग कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आया होगा, तो किन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो मंगल नेक है कि मंगल बद है। अगर कुंडली में मंगल बद है, कुंडली में मंगल बद कैसे होता है आप लोगों को मालूम है, पर खास करके जब सूर्य और शनि एक साथ आ जाए तो ये राहु को मद्दा कर देता है। सूर्य शनि एक साथ कैसे भी होंगे, राहु का असर मंदा हो जाता है, राहु का असर खराब हो जाता है, और वो चीजों को बिगाड़ने के ऊपर लग जाता है। ऐसी स्थिति में आपको राहु के उपाय करने चाहिए। आप बताइए, कोई क्वेश्चन हो तो आपका, फिर मैं आपको भाव वाइज बताऊंगा। हाँ विशाल जी।
सर, दो चीजें सर। एक तो राहु अगर 3-6 में है तो क्या मानेंगे? चलो भाव से कर लेते हैं। पहले भाव में अगर राहु जाएगा तो पहला भाव किसका है? सूरज का। सूरज के उच्च का होने का स्थान पहला है। मंगल का भी घर है। राहु यहाँ क्या करेगा? सूरज को ग्रहण लगा देगा। सिंपल है। तो तख्त के ऊपर जब ग्रहण लगता है तो पूरी कुंडली दग दग डगमगा जाती है, क्योंकि पहला भाव तख्त है, सिंहासन है। इस पर जब ग्रहण लगता है तो ये दिक्कत देता है। अब इसको कैसे समझेंगे? राहु किसी की कुंडली में पहले भाव में हो तो सूरज कहीं पर भी हो कुंडली में, उस कुंडली को सूरज ग्रहण वाली कुंडली की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। दूसरे भाव में राहु हो, दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च का हो जाता है, तो ये क्या करता है? राहु यहाँ पर चंद्रमा को डेंट मार देता है। अब कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठा हो तो चंद्रमा के असर को मंदा कर देगा। और ये गुरु के साथ कैसा है? गुरु को चुप कर देता है। शुक्र के साथ कैसा है? शुक्र को खराब कर देता है। तो सेकंड भाव में क्या करा इसने? चंद्रमा को, गुरु को, शुक्र को, तीनों को परेशान कर दिया। हालत हो गई खराब। अब आपने जब भी फलित करना है तो राहु प्लस शुक्र का एक रूप समझाना है, राहु प्लस गुरु का एक रूप बताना है, राहु प्लस चंद्रमा का एक रूप बताना है। राहु वो काम करे। राहु शुक्र घर गृहस्थी में खुशियों में परेशानी पैदा करने वाला। राहु गुरु पढ़ी हुई शिक्षा काम ना आना, या शिक्षा से मन में, या शिक्षा में व्यवधान आना, या जो पढ़ाई करी है उससे उलट काम करना। राहु प्लस चंद्रमा मानसिक दबाव, मानसिक परेशानियां, घर परिवार से दूर। तीसरे भाव में, तीसरा भाव क्या है? मंगल का और बुध का भाव है यहां पर। अच्छा, राहु को हाथी माना गया, राहु को हाथी माना गया है। और बुध के घर में जब ये जाता है तो बुध इसका मददगार हो जाता है। ऐसे में बुध का दिमाग भी अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। तीसरे भाव का राहु बली माना जाता है, दिमागी माना जाता है, पराक्रमी माना जाता है, तो बहुत अच्छा माना जाता है। चौथे का राहु, चौथे में राहु कसम खा के बैठा है कि भाई मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, तो ये चौथे भाव को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि चौथे में कसम खा करके बैठा हुआ है। पंचम में राहु सूर्य को डिस्टर्ब कर देगा, सूरज को खराब कर देगा, संतान के मामले में गड़बड़ कर देगा। संतान पैदा करेगा, एक तरह की संतान कर देगा। लड़की है तो लड़की लड़की कर देगा, लड़का है तो लड़का लड़का कर देगा, या करके नहीं देगा। करेगा तो आईवीएफ वगैरह की मदद से, डॉक्टर की मदद के द्वारा ही करवाएगा। कुछ ना कुछ ये परेशानी पैदा कर सकता है। छठे भाव का राहु बहुत उत्तम माना जाता है, फर्स्ट क्लास माना जाता है। छठे भाव का राहु बहुत उत्तम। 12वें का राहु अच्छा नहीं माना जाता, ये ध्यान में रखना। छठे का राहु अच्छा माना जाता है। 7वें का राहु घर गृहस्थी के अंदर परेशानियां पैदा करता है। 8वें का राहु जीवन में बड़ी अनसर्टेनिटी, भूचाल लेकर के आता है। बार बार आंधी तूफान उसके जीवन में आते रहते हैं, परेशानियां बहुत आती रहती। 9वें का भाव राहु जो होता है, व्यक्ति को धर्म कर्म से के प्रति जो है अनास्था, जो आस्थावान नहीं होता बहुत ज्यादा, हर चीज में उसको लॉजिक चाहिए। मतलब वो करीब से करीब रिश्ते में भी वो बहुत बड़ा लॉजिक ढूंढ रहा होता है। अगर वो अपने लॉजिक से सेटिस्फाई ना हो तो किसी को नहीं मानता, ना भगवान को, ना गुरु को, ना माँ बाप को, ना भाई बहन को, किसी को नहीं मानता। यानी एक प्रकार से आप ये कह सकते हो, वो आंख मूंद करके विश्वास किसी पर भी नहीं करता। जैसे कि आम आदमी को कहते भगवान पे विश्वास करते हो, बेचारा हाँ कर ले। उसको कहो भगवान पे विश्वास करते हो, देना क्यों? बोला मैंने देखा ही नहीं। तूने देखा तो बता दे। उसके साथ बहसबाजी में लग जाएगा, अगर उसको कोई लॉजिक नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये लोग भगवान को नहीं मानते, ये लोग भगवान को मानते, पर ये लॉजिक ढूंढना चाहते, ये रिसर्च कर रहे होते हैं एक प्रकार की। हमेशा इनकी जिन प्रश्नों का उत्तर इन्हें नहीं मिलता तो समझो उनके दिमाग में वही प्रश्न हमेशा चल रहे हैं, उनकी खोजबीन ये करते रहते हैं। और जब तक इनको लॉजिक नहीं मिल जाता, जब तक ये उस पर आंख मूंद करके विश्वास नहीं करते।
इसी प्रकार से 10वें का राहु, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। ये कर्म के क्षेत्र में बार बार नौकरी रोजगार ये सब बदलवाता ही रहता है। 10वें का राहु कोई अच्छा राहु नहीं माना जाता। 11वें का राहु बहुत अच्छा राहु माना जाता है। यहाँ पे ये बृहस्पति को पर चुप करा देता है। 12वें का राहु अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ बृहस्पति को भी डेंट मार देता है, 12वें भाव को भी खराब कर देता है। तो ये 12 भावों की मोटा मोटी यात्रा थी। फिर भी आपको मैंने देखने का तरीका बता दिया। ये ग्रह कहीं पर भी बैठे, आपने मंगल और शनि को बड़े ढंग से देखा, खास करके मंगल नेक और मंगल बद को ढंग से देखा। अगर मंगल नेक है तो राहु की बहुत सारी शरारतों पर को कंट्रोल कर लेगा। अगर मंगल बद है तो ये फिर खुला हाथी हो जाएगा। जंगल में जैसे खुला हाथी होता है, उसको आप कुछ नहीं कर, कोई उसको संभाल नहीं सकता, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो राहु व्यक्ति के जीवन में अनकंट्रोल्ड हाथी की तरह तबाही मचा सकता। ठीक है। सर ये 3 से 11 में भी जो राहु की अच्छी पोजीशन है वहां पे भी, लेकिन अगर ये मंगल बुध और बुध वाली कंडीशन लागू होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी विशाल जी, यही तो मेरे पढ़ाने का तरीका है। हो सकता है कि छठे भाव वाला राहु वाला व्यक्ति भी बड़ा परेशान मिल जाए, तीसरे राहु वाला व्यक्ति भी बड़ा परेशान मिल जाए, वो भी भूत प्रेत की कंप्लेंट करे, वो भी वहम की कंप्लेंट करे। पर जब भी वो करेगा आप ध्यान से देखना, उसका मंगल या तो बद होगा, मंगल कमजोर होगा। मंगल बद हो या मंगल कमजोर हो, इनमें दो स्थितियों में जरूर मिलेगा। शनि भी मंदा असर दे रहा। अगर शनि और मंगल मंदे असर नहीं दे रहे, मंगल नेक है, शनि ठीक ठाक पोजीशन में बैठा हुआ है, राहु तीसरे में फिर बैठा है, छठे में बैठा है, 11वें में बैठा है, फिर उसका सितारा देखो कैसे बुलंदी की तरफ जाता है। वो उसको किसी के, वो सेल्फ मेड इंसान है, किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वो अपना रास्ता खुद पे खुद बनाता चला जाता है। उसके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडिया आते हैं, ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। उनके माध्यम से वो अपना रास्ता बना लेता है। सर ये अपना मंगल बद तो ना हो लेकिन स्ट्रांग भी ना हो। नहीं, कमजोर नीच का नहीं होना चाहिए। कल को चौथे भाव में आ जाएगा, 8वें में आ जाएगा, जहाँ नहीं, कमजोर माने जाते हैं, अच्छा नहीं माना अभी भी जाता छठे में ही है। है। मंगल भी छठे में ही है। नहीं, छठे में से मतलब नहीं ना विशाल जी, हमने तो देखना कमजोर तो नहीं है। अब छठे का मंगल तो कमजोर होता नहीं है, मंगल बद तो नहीं है, हमने तो ये देखना है बस। हाँ, मंगल बद तो नहीं है। हाँ नहीं है तो फिर राहु को कंट्रोल रखेगा, फिर राहु और को कंट्रोल में रखेगा। जैसे आपने बताया कि जिस भी ग्रह के साथ होगा उसकी आधी पावर खींच लेगा। हाँ अब हाँ, अगर वो 4 ग्रहों के साथ है तो चारों की खींच लेगा। चारों की खींच लेगा और बहुत बली हो जाएगा। अब ऐसे में अगर उस व्यक्ति लकी है तो छठे में मिल जाएगा राहु उसका, तो हाँ जी, हाँ किस्मत जी। बढ़िया है, क्योंकि राहु छठे में है तो बढ़िया है। और ऐसे में मंगल शनि जैसे ग्रह भी अगर उसको साथ दे जाएं, यानी कि मंगल बद नहीं हो, तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो पराक्रमी हो जाता है। फिर तो सर नौकरी छठे छठे में में। ही है। सूर्य सूर्य बुध शुक्र राहु और मंगल। हाँ, यहाँ पर हमें समझने वाली बात है, छठे भाव में राहु हो और इतने सारे ग्रह हो, तो उसके साथ उन बाकी ग्रहों की ताकत भी शामिल हो जाती है विशाल। तो वो बहुत बली हो गया। छठा भाव किसका है? नौकरी का। तो ऐसा व्यक्ति नौकरी में उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है, और ना नौकरी कर में। है जी। और ना कर पा रहा हो तो? नहीं नहीं, देखो वो तो फिर उसकी दशाओं पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ये तो मैंने आपको बताया कि अगर राहु बली हो जाएगा छठे के अंदर, तो वो आदमी उस स्थान प्राप्त कर सकता है, ये उसकी काबिलियत होती है। बाकी तो अन्य ग्रहों को देखने से पता चलेगा। अब मंगल कमजोर हुआ तो कितना कमजोर हुआ है, क्योंकि राहु ने मंगल की स्थिति भी तो राहु ने मंगल का भी तो पावर खींची है ना। पर छठे का मंगल खराब नहीं माना जाता, इसलिए हम मान रहे हैं कि राहु मंगल मद्दा नहीं है। और मंगल मद्दा नहीं है तो काफी हद तक ठीक है।
और सर लास्ट क्वेश्चन की, जैसे ये लगभग सभी तीन ग्रहों को तीन भावों को छोड़ के सभी जगह पे तो राहु खराबी असर देता है, तो इसके उपाय? वो अलग अलग है, वो आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक। आज तो मैंने इसका दिन रखा है, राहु को समझ लें हम। कोई मैं धन्यवाद। ना कवर कर पाया हूं तो आपकी बातों से मुझे याद आ जाए, इसलिए मैं पूछने का टाइम देता हूँ आप लोगों को। हाँ वर्षुली जी। सर, शनि शनि का जैसे राहु और केतु हम दोनों का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो कर्म के हिसाब से राहु क्रियमाण कर्म रिप्रेजेंट करेगा या प्रारब्ध कर्म करेगा? तो देखिए, या फिर वो कौन से कर्म को खराब करेगा? ये कर्म को नहीं दिखाते वर्षुली जी, ये कर्म का भुगतान करवाते हैं। अच्छा। कर्म तो जो हम करके आ चुके, समझिए ऐसे कि मनुष्य ने जो कर्म किया वो कर्म लिखा गया, और लिखने का काम किसके पास, किसके दरबार में होता है? शनि भगवान के। शनि भगवान के यहाँ न्याय होता है कर्मों के आधार पर शनि भगवान खुद दंड नहीं देते, वो केवल दंड सुनाते हैं, और सुनाने करके उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम राहु केतु के पास है। तो राहु केतु तो ऐसे समझो जैसे अदालत ने कहा फलाने आदमी को पकड़ के लाओ, तो पकड़ने जज नहीं जाएगा, पकड़ने तो पुलिस वाले जाएंगे, तो पुलिस वाले राहु हो गए, तो पकड़ लाएंगे। अब वो बात अलग है कि आपको राहु को कंट्रोल करना आता है, तो आप उनको ले दे करके हिसाब कर लेंगे, नहीं जाएंगे फिर भी अदालत। वो जाके कह देंगे साहब हम तो गए 4 बार, मिला ही नहीं। अब वो थोड़ी कहेंगे जाते ही 5,000 रुपये मिल गए। हमारे पास कई बंदे आते हैं, वो कहते जी पुलिस पीछे पड़ी हुई है। अच्छा, फिर क्या किया? बोला जी क्या किया, कि फिर कुछ दिया। फिर क्या हुआ? बोले जी फिर थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। और तो सर, राहु और एक जो है पूछना था, किसी जैसे प्रकार हम के लोग ये क्रियामान को नहीं दिखा, किसी भी क्रिया कर्म को नहीं दिखाता, अपितु हमारे कर्मों का भुगतान करवाता है। वो और सर एक, भुगतान कराता है, और हाँ शनि भगवान बाकी के अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार हमें इस जन्म में हमें पाप और पुण्य का फल समझाते हैं। जी। और सर ये पूछना था कि जैसे हम लोग ये उपाय वगैरह करते हैं, तो क्या हम हमारे कर्मों के फल से भाग नहीं रहे? ऐसे नहीं लगता कभी कभी? मुझे तो लगता है कभी कभी। हाँ देखिए, कर्मों के फल से भागने से होगा क्या? कर्मों के फल से कोई भी इंसान ना भागा है ना भाग सकता है। जी। पर जीने के लिए आपने कोई बड़ा, हिंदी फिल्मों में, हिंदी फिल्में देखा करो, ये बड़े ब्रह्म ज्ञान देने वाली फिल्में होती हैं, ये बड़ा ज्योतिष का ज्ञान छिपा हुआ है सारा का सारा बॉलीवुड में। जो बड़ा क्रूर जो होगा ना, गुंडा कि विलेन, जो वो कभी भी हीरो को मौका आने पे मारेगा नहीं, है ना? वो क्या कहता है कि तुझे तड़फा तड़फा के मारूं, 1 मिनट में मार दूंगा तो फिर मुझे फलाना राम कौन कहेगा। समझ रहे हो बात को? वो नहीं मारता है। और इसी तरीके से अपोजिट वाइस वर्सा, फिर कोई तगड़ा हीरो आता है तो वो विलेन को ऐसे कहता है कि एक झटके में, एक गोली में नहीं मारूंगा, तुझे तो मैं तड़फा तड़फा के मारूंगा, रोज मारूंगा, घर में आके मारूंगा, घुस के मारूंगा, बोलते ना। ये क्या चीज है? आपको कर्म कर, आपको 1 सेकंड में मार दिया, एक क्षण नहीं लगता मारने के लिए किसी को, तो आप कर्मों का भुगतान कब करेंगे? तो भगवान ने व्यवस्था बनवा रखी है कि व्यक्ति के को कर्मों का भुगतान करने के लिए एक उम्र तो चाहिए ना। अब मान लीजिए किसी को कह दिया भाई सजा सुना दी, इसने बहुत उल्टे कर्म किए, 15 साल की आयु में मार दो, तो बेचारा कर्म का भुगतान कब करेगा? अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है, शादी होगी फिर वो बड़ा दुखी होगा, क्योंकि शादी के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई था। उसे लगा कि शादी होगी तो जीवन का सर्व सुख प्राप्त होगा। उसको झटके कब लगेंगे? झटके जभी तो लगेंगे, फिर अंतर्ज्ञान जभी फूटेगा उसके अंदर से, जभी तो लास्ट तक जाके सन्यासी बनेगा।
कितना भी समझा लो भरी जवानी में आप किसी को कि अकेले आए हो अकेले जाओगे, उसके सिर के ऊपर से जाएगा। जब तक अच्छा स्वास्थ्य है, जब तक पास में ताकत है, जब तक पास में धन है, ये ब्रह्म ज्ञान की बातें बिल्कुल सर के ऊपर से जाती हैं, जितना मर्जी शीर्षासन करके संभाल समझा लो। ये तो उसी दिन खोपड़ी में जमती है जब एकदम ट्यूबलाइट की तरह रोशनी जलती है। वो समझ रहे हो बात में? ऐसे नहीं जला कर। हम बहुत कितना भी बढ़िया। सोचते रहें कि कर्म से भाग रहे नहीं भाग रहे, ज्योतिष के उपाय हमें कर्मों से मुक्ति के लिए बने। कौन से कर्मों की मुक्ति के लिए? भाई साहब, आप जो है ज्योतिष के उपाय करते हैं, क्या चीजें लगती हैं? आपका रुपया पैसा खर्च होता है, नंबर एक बात। और कंजूस आदमी के लिए तो मरना हो जाता है ज्योतिष का उपाय करने वाला, उसको तो बहुत बड़ी सजा हो गई। मतलब आपने कह दिया कि आधा किलो चावल रोज मंदिर में दे के आने हैं, तो सोच लो उसकी क्या हालत होगी। उसने आधा किलो चावल घर में नहीं खाए होते, वो दे के आए, मतलब आधी गालियां बक तक के जाता है और सही कैसे सही। कैसे करके आता है। ये उसके लिए बहुत बड़ी सजा है। जी आप जी। समझो, ये सजा के रूप में, वो दान क्या हो रहा है, सजा मिल। अच्छा। आपको दान बताया तो आपका पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आपको मंत्र बता दिया तो आपकी मेहनत जा रही है। आप एंजॉय नहीं कर पा रहे। जब जब आप मंत्र जाप करेंगे, आप लाइफ का कोई एंजॉय नहीं कर रहे। आप शराब नहीं पी सकते, उल्टे सीधे काम नहीं कर सकते, आप पार्टीबाजी नहीं कर सकते। आप जो मंत्र साधना के नियम है, जब आप उन नियमों का पालन करोगे तो आपका जीवन कैसा है? साधु के समान, सन्यासी के समान आपका जीवन हो जाता है जब आप मंत्र जाप करते हैं। आप कोई रतन धारण करते हो, लाख रुपए का पत्थर है जी, 2 लाख का पत्थर है, 3 लाख का पत्थर है, क्या है चीज? आप उसके बदले में चुकता कर रहे हो अपने सब चीजों। और सबसे बड़ा चुकता जब मिलता है जब ज्योतिषी गलत मिल जाता है ना? वो कहता है पैसे तो रख जा, पर बाकी रिजल्ट की बात ही मत कर। पैसे रख जा। है, तेरे पीछे भूत पड़ गया, तेरी पड़ोसन ने भूत डाल दिया, तेरे ससुर ने डाल दिया, तेरी भाभी ने डाल दिया, तेरे भाई ने तेरे ऊपर टोटका करा दिया, तेरे ऊपर चुड़ैल चढ़ा दी। जब ऐसे भी मिल जाते हैं तो फिर आप क्या करोगे? उसको भी कहते हो अच्छा जी चुड़ैल उतारो, है ना? वो उतार देगा, ठीक है अभी झाड़ा मार के उतार देता हूँ, रख दे लाख रुपए। आप क्या कर लोगे? ये क्या है? ये कर्मों का भुगतान है। ज्योतिष में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपको गलत वैद्य, गलत सलाहकार, गलत ज्योतिषाचार्य खराब दशाओं के चलने के कारण ही मिलते हैं। जब आपके जीवन में गलत दशाएं चल रही होती हैं तो आपको अच्छा वैद्य नहीं मिलता, अच्छा सलाहकार नहीं मिलता, अच्छा ज्योतिषाचार्य नहीं मिलता, अच्छा गुरु नहीं मिलता। तो ये सब हमारे बुरे दशाओं का परिणाम है। बुरी दशाओं का क्या परिणाम है? हम कहते हैं ना ये तेरा मार्केश हो गया, ये तेरा बादकेश हो गया। क्या है मार्केश, क्या बादकेश? मार्केश वो ग्रह मार्केश बनेगा जिस ग्रह से रिलेटेड पास्ट लाइफ में आपने बहुत उल्टा कर्म किया है, और आपको इस जन्म में भुगतना ही पड़ेगा। और मार्केश किसको बनाया है? सप्तम भाव, वैदिक ज्योतिष में। है, पत्नी को भेजा एकदम, और पत्नी के लिए पति को भेजा एकदम, कि कोई कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, है ना? नहीं, भगवान पूरा एकदम अपने आप को सुरक्षित रखता है कि मनुष्य का भरोसा नहीं, सारी कंप्लेंट लेके आ जाएगा। तो वो जिसके प्रति सबसे ज्यादा ललायित रहता है, उसी को भुगतान कराने के लिए भेजा है उसके पास। अब वो कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, सबसे ज्यादा घोड़ी पे चढ़ के तो वही गया था ना, तो वो कंप्लेंट भी किससे करेगा? कंप्लेंट भी नहीं करने लायक बचता हो। तो यही चक्कर है। 16 सोमवार किसने करे? लड़की ने करे। है, पति आएगा, उसे थोड़ी पता जेठालाल आएगा। फिर बाद में पता चलता है जेठालाल जी आ गए। तो कहने का मतलब ये है, ये ऐसी चीजें होती हैं, ये कर्मों का भुगतान ही तो है, और क्या है? बाधकेश क्या है? हमारी क्या बाधाएं हैं? 11वां भाव बाधक है। 11वां भाव क्या? इच्छा। बिना मतलब की इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं, असंतुलित इच्छाएं, यही तो बाधक है जीवन में। हमें जीवन में जीने जो नहीं देती, वो बिना मतलब की इच्छाएं हैं जो नहीं जी। आज भी 10-20 हजार रुपए में मस्त गुजारा चलता है, कोई सोचे तो। अगर बापू का बनाया हुआ मकान मिल जाए
तो रसोई तो आज भी 10,000 रुपये महीने में ही चलती है, उससे ज्यादा खर्चा नहीं है। चाहे आप किसी भी शहर में रहते हो, 10,000 रुपये में मस्त चूल्हा चौका चलता है। पर 10,000 रुपये में हम कहते हैं कि गुजारा होता है, फिर कहीं नहीं होता। कहाँ खर्चा लगता है? गाड़ियों में, बड़े बड़े किराए के मकानों में, अपनी शानो शौकत दिखाने के चक्कर में तो हम फंसते हैं। और ये जो शानो शौकत दिखाना, यही तो राहु है। जो है नहीं वो दिखाना है। लोन ले लिया 1 करोड़ का, 70 लाख रुपए की BMW ले ली, अब चला रहे हैं BMW 1 करोड़ का लोन लेकर के। क्या कर लोगे आप? वो क्या है? वही तो राहु है। अगर हम ना चलाएं वो गाड़ी को, तो कहां से कर्जे में फंसेंगे? नहीं फंसेंगे ना। तो ये कौन ऐसा दिमाग पैदा करता है? राहु पैदा करेगा ऐसा दिमाग। तो वर्चुअली जी, कितना भी हम कह लें कि, कितना भी हम उपाय कर लें कि कर्म से भाग जाएंगे, कर्म से ना कोई भागा है ना कोई भागेगा। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो आपको सिर्फ ये समझाता है कि कर्म कैसा करना चाहिए। पूरी लाल किताब एक ही चीज बताती है, किसी का बुरा मत करो, किसी के झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, चोरी मत करो, मुफ्त का माल मत लो। यही तो कहती है, अच्छे संस्कार बनाओ, अच्छे विचार लाओ। वो क्या समझा रही? आप पूरी ज्योतिष की रेमेडी देख लो। आप आपके कर्मों का सुधार करने का ही प्रयास है। पास्ट में जो कराए सो कराए, वो तो लिखा जा चुका, उसका क्या कर लोगे? उसका तो कुछ नहीं कर सकते आप। मामला तो इस जन्म का चल रहा है कि इस जन्म में सही करना है। और कब करेंगे हम इस जन्म में ठीक? जब हमें कोई ज्ञान देगा। माँ बाप ने दिया नहीं ज्ञान, स्कूलों में सिखाया जाता नहीं ज्ञान, तो कहाँ मिलेगा? गुरु के पास मिलेगा। अब गुरु में भी दिक्कत है। अगर पिछले जन्म में गुरु के साथ भी पंगा करके आया, तो गुरु भी कहेगा, बेटा मैं चाहे 10 बार मिल जाऊं तुझे, तू मुझे नहीं पहचानेगा, तू मुझे गालियां ही देगा, और मैं तुझे फिर छोड़ के भाग जाऊंगा, फिर तेरे को मौका नहीं मिलेगा। तो गुरु भी मिल करके नहीं मिलते कई बार। उस समय शिष्य गुरु को नहीं पहचान पाता। तो ये क्या है? ये पास्ट लाइफ का कर्म। जिन लोगों के जीवन में गुरु के द्वारा किए गए पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार, यानी गुरु ग्रह जिनका अच्छा होता है, उन्हीं का अच्छा होता है जिन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया है, गुरु सेवा की है, गुरु के प्रति आस्था व्यक्त की है, उनका गुरु अच्छा मिलेगा। इस जन्म में उनको गुरु भी अच्छे मिलेंगे। और कमाल की बात, जिनका गुरु अच्छा है, वो हमेशा गुरु को आगे रखेगा। वो कभी नहीं शर्माएगा कि साहब ये मेरे गुरु नहीं है, मैं ही स्वयंभू गुरु हूं। तो स्वयंभू गुरु कोई नहीं होता, माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता। हमारे अच्छे संस्कारों की वजह से, हमारे द्वारा किए गए पुण्यों की वजह से। अरे सारे हमने उल्टे कर्म थोड़ी किए हैं, पूर्व जन्म में कोई अच्छे भी तो किए होंगे। तो जो अच्छे जनक पुण्य किए हैं, उनके भी तो फायदे मिलते हैं हम लोगों को। तो हम उनका फायदा ही उठाते हैं। और गुरु मिलता है तो एक नजर में पहचान लेते हैं कि भाई हाँ गुरु है। फिर एक निष्ठ हो जाते हैं गुरु के ऊपर कि गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु। और गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं करते। बस फिर हो जाता है बेड़ा पार। फिर वो पिछले जन्म के वो काटने की जिम्मेवारी गुरु की होती है, हमारी नहीं होती। ये कर्म को काटने का ज्ञान हमें नहीं, ये काटने की जिम्मेवारी गुरु की। गुरु काटेगा, है ना। शिष्य बनना आसान हो जाता है, गुरु बनना आसान नहीं होता। गुरु तो बहुत टफ चैलेंज है? जी उनके सबके धन्यवाद। नाम के, बहुत सबके बढ़िया। सबके नाम का नाम जब गुरु जी को करना पड़ता है, फिर उनके नाम की तपस्या गुरु को करनी पड़ती है। हाँ अर्चना जी। नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ सर, अगर जैसे सैटर्न और राहु आपने बोला कि वो ठीक नहीं होते इकट्ठे हों, लेकिन वो 11th हाउस में हो जाए तो अर्चना जी, तब तो हमने राहु अच्छा है। हमने ज्योतिष में हमेशा ये देखना है कि हम अच्छा किसको मान रहे हैं और बुरा किसको मान रहे हैं। अगर हम अच्छा मान रहे हैं धन कमाने को, तो शनि और राहु 11वें में बहुत अच्छे हैं। ठीक है।
और हम मान रहे हैं कि जिंदगी में सुख हो, आराम हो, चैन हो, मौज मस्ती हो, बच्चे आज्ञाकारी हो, तो फिर ये बात अच्छी नहीं है। ओके। अगर हम चाहते हैं हम जिससे प्रेम करें वो भी हमसे प्रेम करे, तो ये बात अच्छी नहीं है। अच्छा। ठीक है ना? धोखे का प्रेम मिलता है। धोखे का और प्रेम का तो मतलब क्या है? धोखे का हाँ प्रेम जी। का मतलब है कि कहा जा रहा है कि हम तुमसे प्यार करते पर प्यार नहीं करते, उसे धोखे का प्रेम कहा है। ये शनि राहु का प्रेम है। शनि राहु का प्रेम धोखे का प्रेम है। अरे शनि को तो वैराग्य पसंद है, तो प्रेम पसंद ही नहीं है। पंचम भाव में क्या है? प्रेम है। और जब केतु पांचवें में बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? हाँ जी, जब हाँ जी। शनि राहु 11वें में बैठेंगे तो पांचवें में कौन बैठेगा? केतु। केतु कौन है? सन्यासी। उसको हाँ प्रेम जी। से लेना देना ही नहीं है। ओके। और धन से लेना देना नहीं है। धन से लेना देना नहीं है, प्रेम से लेना देना नहीं है, तो किससे लेना देना? सन्यास से लेना देना। सन्यास हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि शनि राहु 11वें में बैठे। वो कह रहे हमें धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए। तो वो धन कमाने की एवज में प्रेम करना ही भूल जाते। सर, और अगर उस पर भी राहु की ही महादशा आ रही हो तो? महादशा आ रही तो राहु के अपने असर दिखाएगा और शनि की ताकत को भी छीन लेगा। वो कहेगा ठीक है बैठ जा भाई, अब जो करूंगा मैं ही करूंगा। तो यानी काम पे फोकस बढ़ जाएगा, ऐसा होगा? काम पे फोकस बिल्कुल बढ़ सकता है। 11वें का राहु अच्छा होता है। ठीक है सर। हाँ थैंक यू सर। वशिष्ठ आप में जी। सर एक क्वेश्चन, सर एक हाँ फिफ्थ का आपने बोला केतु प्यार, बच्चों का प्यार होता है उनको कि नहीं होता? बच्चों के प्यार की नहीं बात कह रहा मैं तो। नहीं, अगर मैं बच्चों लड़की है से तो भी हस्बैंड का फिफ्थ। प्यार और हस्बैंड है तो पत्नी का प्यार। नहीं, बट अगर बच्चों से भी तो देखा जाता है ना कि अपने बच्चों का प्यार होगा कि नहीं होगा उनसे। हाँ हाँ, ये गहरे राज की बात है, ये नहीं बताऊंगा अभी। क्यों सर? सर मेरे आओ बेटे में जी। की है इसलिए पूछ रही थी। आओ गुरुजी, में। हाँ भाई। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जब बोलते हैं कि मंदा और खराब, दोनों क्या एक ही चीज है या अलग अलग चीजें? कुछ भी नहीं है वसी साहब, एक ही चीज है। मंदा बिल्कुल या खराब एक ही चीज है? कंफ्यूजन एक ही बात है। मद्दा उसे कह देते हैं जो कमजोर। पंजाबी का शब्द है मंदा आएगा। कमजोर होता है। पंजाबी का और शब्द है मंदा आएगा। है। मंदा हो गया पंजाबी का शब्द। खराब अपन देसी भाषा में बोल देते हैं, खराब हो गया सीधी सिंपल भाषा में। मंदा मतलब कमजोर नहीं होता? कमजोर। ना ना, मंदे का मतलब कमजोर भी लगा लो, खराब भी लगा लो, एक ही लगभग बात है। इनमें कोई और बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बद भी बहुत वही बड़ा चीज है? अंतर नहीं है। मंदा तो नाम सिर्फ शनि का है। अच्छा। बाकी ग्रह को मद्दा कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें खराबियां हैं। और मंगल को बद कहते हैं? हाँ, बद मैंने बुरा। ये बुरा शब्द से। मंगल बुरा, नेक भी खराब होता है, और मंगल मंदा बुरा। एक ही चीज है? हाँ हाँ। और गुरुजी थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए, राहु को फॉरेन से भी कनेक्ट किया जाता है और हाँ फॉरेन बहुत अच्छा। करेंसी से भी कनेक्ट हाँ किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल उमेश जी, बिल्कुल। राहु जो है विदेश का ग्रह है, विदेशी लोगों का है, विदेशी काम का है, विदेशी करेंसी का है, विदेशी टेक्निक का है। बिल्कुल आपने सही कहा। राहु का संबंध विदेश से है। ये किसी भी सीमाओं के बंधन को नहीं मानता, इसीलिए अपनी सीमाओं को बहुत जल्दी तोड़ देता है। अपने देश की सीमाओं को तोड़ते हुए देर नहीं लगाता। विदेश यात्राएं बहुत करवाता है। तो राहु का संबंध विदेश से है। थैंक यू गुरुजी। हाँ सागर साहब। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर ये एक चीज, ये अभी आपने बताया था शनि और मंगल अगर अच्छे हैं तो जी राहु अच्छा होगा। जी जी जी। और तो शनि मंगल जो है हमारे, मान लो छठे और 11 में बैठे हुए हैं, छठे में मंगल है, शनि तो दोनों मजबूत ही हो गए, ठीक है। और राहु जो है दूसरे भाव में बैठा चंद्र के साथ, चंद्र वहां उच्च का है,
तो चंद्र को तो डेंट मारेगा, हाँ बिल्कुल सागर साहब, वो बिल्कुल मंदा कर देता है चंद्रमा को। मंदा कर देगा, मेंटली ई- डिस्टर्बेंस और हाँ, दिमागी ओवर थिंकिंग इवन चंद्रमा ना भी बैठा और राहु दूसरे पे बैठ जाए तो भी चंद्रमा को डेंट मार देता वो है। कर देगा। नहीं, चंद्रमा बैठा साथ में तो और उसका कबाड़ा कर दिया उसने। हाँ हाँ बिल्कुल 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 मंदा अच्छा कर सर, ये पूछ रहा था जैसे कि शनि अच्छा है, मान लो छठे में बैठा है या 11वें में, और मंगल 8वें में बैठ गया दोनों, तो फिर उसको क्या, मंगल बद भी है, तो फिर नहीं, क्या मंगल गड़बड़ बद है रहेगा? तो मंगल बद है तो सागर साहब राहु से बच के रहना, फिर मामला गड़बड़ कर देता है। तो उसमें उपाय किसके करेंगे? मंगल करें, मंगल बद के तो करने ही है और राहु के भी करने हैं। इसकी टेक्निक मैं अगली क्लास में बताऊंगा, फिर भी आपने अच्छा पूछ लिया तो बता देता हूँ। सबसे पहला काम यही करना है कि मंगल पद को मंगल देख करना है, ठीक है। और फिर इसकी काट होती है चंद्रमा के द्वारा। चंद्रमा ठीक के है। द्वारा इसकी काट होती है, वो फिर मैं टेक्निक बताऊंगा कौन कौन से ग्रहों को इसको अगेंस्ट करके ही हम राहु को कंट्रोल करते हैं। ये एक प्रकार का हाथी है, समझ लो। अब एक हाथी को कंट्रोल में करने का काम महावत का है, और महावत मंगल होता है। महावत मंगल है क्योंकि उसके जी हाथ में जी। अंकुश है। तो पूरी कुंडली में लाल किताब का सूत्र कहता है कि महावत का काम मंगल के हाथ में है, अंकुश उसी के हाथ में है। यानी कि मंगल अगर हमारे को फेवर कर रहा है तो दिमाग लगाओ कि हम इसको रोक पाएंगे। अगर मंगल हमारे फेवर में नहीं है तो राहु अनकंट्रोल्ड। अच्छा। नहीं तो जिसका मान लो उसका खराब, जैसे कि मान लो मंगल और शनि दोनों अच्छे हैं, तब तो राहु कुछ फायदा करेगा टेक्नोलॉजी में, उस चीज में कुछ नहीं। कुछ फायदा नहीं, बहुत ज्यादा फायदा करेगा सागर साहब। फिर तो अच्छा, लेकिन उच्च के समान, सुन लीजिए, उच्च के समान फल देगा, उच्च के राहु के समान। अच्छा, और लेकिन मंगल पद का उपाय करना पड़ेगा अगर हाँ मंगल पद है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू। चलिए आप आगे मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद आप लोगों का। ओके सर, प्रणाम सर। प्रणाम गुरुदेव।